नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस अपडेट्स में आपका स्वागत है। साइबर क्राइम की चुनौती लगातार बड़ी होती जा रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण है इंटरनेट का लापरवाही से उपयोग। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल यूनिट इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन यानी इफ्सो इस चुनौती से बखूबी निपट रही है। इफ्सो की संगठित और प्रभावी कार्यशैली पर आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। इंटरनेट ने इंसान के जीवन को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। इससे भला किससे इनकार होगा। मोबाइल या कंप्यूटर पर एक क्लिक के जरिए दुनिया भर की जानकारी आंखों के सामने आ जाती है। हालांकि इंटरनेट व आधुनिक तकनीक के जितने फायदे हैं, अगर एहतियात न बरती जाए तो इसके इस्तेमाल से बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम की। इंटरनेट का प्रयोग जिस गति से बढ़ रहा है, उसी तेजी से साइबर क्राइम में भी वृद्धि हो रही है। लिहाजा दिल्ली पुलिस तमाम प्रयास करती रहती है ताकि लोगों को साइबर अपराध के चुंगल में फंसने से बचाया जा सके। पुलिस की इन्हीं कोशिशों का परिणाम है स्पेशल साइबर क्राइम यूनिट इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन यानी इफ्सो, जिसका ऑफिस दिल्ली के द्वारका में स्थापित है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अंतर्गत काम करते हुए ये यूनिट साइबर क्राइम के विरुद्ध मजबूती से डटी है। इफ्सो इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन, ये साइबर क्राइम की डिटेक्शन के लिए एक यूनिट बनी है दिल्ली पुलिस में, जो कि स्पेशल सेल के अंतर्गत काम करती है। हमारा काम है बेसिकली कि जो कॉम्प्लेक्स साइबर क्राइम है उनको डिटेक्ट करना, जो कुछ नई चीज़ें आ रही हैं साइबर क्राइम में लाइक मॉडस ऑपरेंडी, उसको डेसिफर करना और बाकी लोगों को बताना कि भाई इसमें कैसे डील किया जाए। और इसके अलावा हम जो सोशल मीडिया है और बाकी जो अदर प्लेटफॉर्म है, उसमें भी हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि किसी तरीके की थ्रेट्स लॉ एंड ऑर्डर के लिए ना आए, किसी तरीके की थ्रेट्स कोई इंडिविजुअल के लिए ना आए। और वो अगर इस तरीके की कोई थ्रेट हमें डिटेक्ट होती है तो उस पर हम खुद काम करते हैं या अदर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उन तक वो मैसेज पहुंचाते हैं ताकि वो आगे काम करें। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गनिर्देशन में इस यूनिट में एक समर्पित टीम काम करती है। इसका लक्ष्य साइबर क्राइम पर रोक लगाना और साइबर अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करना है। इसके अलावा ऑनलाइन आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले मामलों पर रोक लगाना भी इसकी कार्यप्रणाली का हिस्सा है। साइबर क्राइम के तहत जितने भी गंभीर और जटिल मामले सामने आते हैं, वो सभी इफ्सो को ट्रांसफर किए जाते हैं, जिनकी जांच इस यूनिट द्वारा की जाती है। अगर कोई फाइनेंशियल क्राइम है जिसमें 50 लाख रुपए से ज़्यादा का फ्रॉड हुआ है, वो सारे मामले डायरेक्ट इफ्सो के पास आते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि अमाउंट तो छोटा होता है लेकिन विक्टिम कई ज़्यादा होते हैं, तो इस तरीके के जो मल्टी विक्टिम वाले जो क्राइम है जिसमें 10 या उससे ज़्यादा विक्टिम हैं, वो सारे जो मामले हैं मैंडेटरीली हमारे पास आते हैं। इसके अलावा अगर किसी तरीके का कोई सेंसिटिव मामला हो, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे कोई अगर बैठे हैं, अगर कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं, उनका कोई साइबर स्पेस में इम्पर्सनेशन कर रहा है, तो वो सारे मामले भी हमारे पास आते हैं। कोई ऐसा सेंसिटिव मैटर है जिसमें मल्टी स्टेट इन्वॉल्व हैं जिस इन्वेस्टिगेशन में, कभी कभी कुछ ऐसे मैटर भी आते हैं जिसमें क्राइम इंडिया से हो रहा है और क्राइम करने वाला बाहर का है, या क्राइम बाहर हो रहा है, क्राइम करने वाले इंडिया के, जिसमें इंटरनेशनल रेमिफिकेशन है, वो सारे मामले भी इफ्सो के साथ आते हैं। इफ्सो द्वारा न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश की जांच एजेंसियों के अधिकारियों व कर्मियों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इसके तहत विशेषज्ञों द्वारा साइबर अपराध और अपराधियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न तरीकों के बारे में इंटरैक्टिव तरीके से जानकारी प्रदान की जाती है। इतना ही नहीं, इफ्सो साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता अभियान भी आयोजित करता है। इसके तहत आम लोगों, युवाओं और विद्यार्थियों को साइबर क्राइम से बचने के तौर तरीकों के बारे में बारीकी से समझाया जाता है। डिजिटल पेमेंट मोड के सुरक्षित उपयोग के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें जालसाजों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सामान्य तौर तरीकों के प्रति आगाह किया जाता है, जैसे भुगतान जानकारी का खुलासा करने के लिए फुसलाना, सिम कार्ड की अदला बदली करना, फिशिंग ईमेल या टेक्स्ट मैसेजेस। इसके अलावा नकली ऐप डाउनलोड करने के नुकसान के बारे में भी बताया जाता है।
इस NCFL के माध्यम से हम लोग ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। हम सभी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें CBI, ED जैसी एजेंसियां शामिल हैं। अदर जो स्टेट पुलिस है उनके भी हम जो कर्मचारी हैं उनको हम पर्सनल को हम ट्रेन करते हैं। ट्रेनिंग के अलावा एक इम्पॉर्टेंट काम है हमारा, वो है अवेयरनेस। तो अवेयरनेस के लिए हम अलग अलग लेवल पे स्कूल में, कॉलेज में या कोई पब्लिक गैदरिंग होती है वहाँ पे हम साइबर क्राइम के लिए अवेयरनेस करते हैं ताकि इसे प्रिवेंट किया जा सके, लोग इस किसी भी तरीके के फ्रॉड होने से बच सकें। IFSO यूनिट साइबर फोरेंसिक सुविधाओं के साथ एक एडवांस साइबर लैब से लैस है। इसमें मोबाइल फोन और हार्ड ड्राइव से हटाए गए डेटा को फिर से जनरेट करने, हैश वैल्यूज को कंप्यूट करने, फोरेंसिक सर्वर का उपयोग करने, साइट पर जांच के लिए पोर्टेबल फोरेंसिक इक्विपमेंट ले जाने की क्षमता शामिल है। यहाँ तक कि IFSO की टीम आसानी से एंड्रॉइड और iOS फोन के साथ साथ चीनी फोन से भी डेटा निकालने में सक्षम है। साथ ही ईमेल सपोर्ट सिस्टम, सोशल मीडिया सपोर्ट सिस्टम के अलावा ये और भी कई प्रकार की सुविधाओं से सुसज्जित है। हमारी NCFL में बहुत ही उन्नत किस्म के सॉफ्टवेयर हैं और उपकरण हैं। तो हम यहाँ पे किसी भी स्टेट में, ऑल इंडिया, अगर किसी को किसी तरीके की कोई हेल्प की ज़रूरत है तो वो हमारे यहाँ आके हमारे उपकरणों को यूज़ करके अपने केस में हेल्प कर सकता है। और इसके अलावा हम रिमोटली भी हेल्प करते हैं कि जो मैटर है जहाँ उन्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपनी जगह से ही हमारी हेल्प लेंगे और हम उन्हें उनके केस डिटेक्शन में हेल्प करेंगे। यकीनन दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट साइबर अपराधों की गुणवत्तापूर्ण जांच करने में पूरी तरह से सक्षम है। इससे साइबर क्राइम को रोकने और धोखाधड़ी के नए नए तरीकों से लोगों को बचाने में काफी मदद मिल रही है। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। अरे पार्ट टाइम जॉब, 1000 रुपये में 1000 रुपये घंटा, सिर्फ लाइक और शेयर करने के, क्या दिक्कत है? बढ़िया। हाँ जी, शेयर योर बैंक डिटेल, अच्छा अकाउंट नंबर भी देते हैं। फंस गए। जॉब चीवी ऐसी है, इस समय पूरे उस पर जॉब के ऑफर्स ही इतने प्यारे प्यारे आते हैं, इतने लुभावने से आते हैं कि कोई अपने आप को रोक नहीं पाता। और आप ही नहीं, आप जैसे कई लोगों के अकाउंट्स खाली हो गए। जब भी कोई जॉब ऑफर आए तो पहले कंपनी तो चेक कर लो। अरे भाई, पिन नंबर देख लो, किस शहर से है, किस देश से है, किस एरिया से है। और वो भी नहीं तो अपना सरकारी GST नंबर चेक कर लो कंपनी का। और मैं तो ये कहूँगा, अगर कंपनी विदेशी है तो रुक जाओ, थम जाओ। और ख़ासकर उस समय रुक जाओ जब कंपनी आपसे आपका पैन कार्ड मांगने लगे, आधार कार्ड मांगने लगे, आपकी और डिटेल्स मांगने लगे, आपके अकाउंट नंबर मांगने लगे, तो वहाँ हमें सावधान रहना चाहिए। और जब आपको कुछ समझ नहीं आए तो हमारे दिल्ली पुलिस के 3 के याद रखिएगा। क्या क्या? पहला के, कौन है आप, क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है, कौन है। दूसरा के, कहाँ से हैं, कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है, कंपनी किस शहर से है। और तीसरा क्यों, मैं अपनी डिटेल क्यों दूं, मैं आपको पैसे क्यों दूं, मैं अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स क्यों दूं। अगर आपके पास ये 3 के हैं, आपको कोई भी ठग, कोई भी फ्रॉड करने वाला व्यक्ति आपके साथ ठगी नहीं कर सकता। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी अब आंकड़ों की जुबानी।
और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। आगामी गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारी में जुटी है। हाल ही में उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने बम निरोधक दस्ते और वज्र स्टाफ ने दंगा रोधी अभ्यास किया। इस दौरान वाटर कैनन, परेड और स्थितियों से कैसे निपटा जाए इस पर पूरी तरह से फोकस किया गया। पुलिस के ये अभ्यास किसी भी दुर्घटना से निपटने में काफी सहायक होते हैं। उत्तर पश्चिम जिला पुलिस द्वारा अशोक विहार स्थित सामुदायिक केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन यानी CPR तकनीक का प्रदर्शन किया गया। इसमें जिला पुलिस अधिकारियों समेत स्कूली बच्चों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों और स्कूली बच्चों को CPR से संबंधित विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई। इसके साथ साथ उन्हें लेक्चर के जरिए समझाया गया कि आपात स्थिति में कैसे CPR के द्वारा लोगों की मदद कर उनका जीवन बचाया जा सकता है। एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर फरार चल रहे वांटेड बदमाश पंकज अरोड़ा और प्रिंस को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 पिस्टल समेत 6 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। पकड़े गए आरोपियों पर 7 से अधिक आपराधिक मामले दिल्ली की अलग-अलग थानों में दर्ज हैं। इन मामलों में ये जेल की हवा भी खा चुके हैं, लेकिन जमानत मिलने के बाद से ही फरार चल रहे थे। हाल ही में इन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर तिलक नगर इलाके में एक व्यक्ति को बुरी तरह से पीटा था। इसके बाद ये चाकू से उसे घायल कर मौके से फरार हो गए थे। पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए ये लगातार अपने ठिकाने बदल रहे थे। इनकी धरपकड़ के लिए संभावित जगहों पर दबिश दे रही पुलिस टीम को सूचना मिली कि जानलेवा हमले में वांटेड चल रहे पंकज और प्रिंस द्वारका के गोल्फ कोर्स रोड इलाके में आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने एक महिला से हुई सनसनीखेज लूट की वारदात को महज 24 घंटे में सुलझा लिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने आरोपी शाकिर और इससे लूट का माल खरीदने वाले एक रिसीवर लोकेश को दबोच लिया है। पकड़ा गया आरोपी शाकिर अपने ऑटो में आने वाली सवारियों से अपने साथियों के साथ मिलकर लूटपाट करता था। इसी तरीके से एक महिला से उसका पर्स और गहने लूटने के बाद इन्होंने उसे चलते ऑटो से फेंक दिया था। गोकुलपुरी थाने में लूट की शिकायत मिलने के बाद पुलिस फौरन हरकत में आ गई। पुलिस ने गहन छानबीन और वारदात स्थल पर लगे CCTV कैमरे के जरिए ऑटो की पहचान कर ली। इसके जरिए पुलिस ऑटो ड्राइवर शाकिर तक पहुंची और उसे गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने इसकी निशानदेही पर लूट का सामान खरीदने वाले आरोपी ज्वेलर लोकेश को भी धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से लूट की वारदात में इस्तेमाल ऑटो, पैसे और गहने भी बरामद कर लिए हैं। स्पेशल सेल ने अवैध तरीके से नशीली दवाइयां सप्लाई करने वाले अंतरराज्य गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 2 सप्लायर योगेश तुलसानी और अरविंद को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शालीमार बाग में रहने वाले योगेश के घर पर प्रतिबंधित दवाओं का जखीरा है, जिसे वो ऑटो के जरिए सप्लाई करने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां फौरन रेड की और इन दवाओं को सप्लाई करने से पहले ही उसे पकड़ लिया। इसके बाद वहां दवाई सप्लाई करने वाले अरविंद को उस वक्त दबोच लिया जब वो ऑटो के जरिए योगेश को दवाइयां सप्लाई करने के लिए आया था। पुलिस ने इनके कब्जे से 3,40,490 प्रतिबंधित दवाएं भी बरामद कर ली हैं, जिनकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। गौतमपुरी इलाके में गन पॉइंट पर हुई बुजुर्ग नागरिक से लूट की गुत्थी को उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने महज 48 घंटे में सुलझा लिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 5 आरोपियों को दबोचा है। दरअसल पीड़ित व्यक्ति जब अपनी दुकान को बंद कर कार के जरिए अपने घर जा रहा था, तभी आरोपियों ने उसकी कार को ओवरटेक कर रोक लिया। इसके बाद हथियारों के बल पर काबू कर उससे लूटपाट कर फरार हो गए। सीलमपुर पुलिस स्टेशन में इसकी पीड़ित व्यक्ति से सूचना मिलने पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। इसके बाद पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और स्थानीय सूत्रों की मदद से एक संदिग्ध मोटरसाइकिल और स्कूटी की पहचान कर ली, जो वारदात के पहले से ही पीड़ित का पीछा कर रही थी। इसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर स्कूटी सवार 2 आरोपियों को गौतमपुरी के 0 पुस्ता रोड से पकड़ लिया। बाद में इनकी निशानदेही पर लूट की वारदात में शामिल अन्य आरोपियों को भी एक-एक कर धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से एक देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और लूटी गई रकम भी बरामद कर ली है।
बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने कुख्यात गोगी गैंग के सदस्य करण थापा को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। ये अपने साथियों के साथ मिलकर अलीपुर के व्यवसायियों से जबरन वसूली के धंधे को अंजाम देने में लगा था। हाल ही में गोगी गैंग के कई सदस्यों को पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। उनकी निशानदेही पर ही करण थापा का नाम रंगदारी के मामले में सामने आया था। इसके बाद से ही पुलिस इसकी बड़ी सरगर्मी से तलाश कर रही है। इस दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि करण मुखमैलपुर गांव में शमशान घाट के पास आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने इसे पकड़ने के लिए वहां जाल बिछा दिया। मोटरसाइकिल पर सवार होकर आने पर पुलिस ने इसे रुकने का इशारा किया। इस पर इसने पिस्टल निकालकर पुलिस पर फायर करना शुरू कर दिया था। साहस का परिचय देते हुए पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें गोली लगने से ये घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने इसे काबू कर लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से एक पिस्टल समेत 2 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। हेरोइन सप्लाई करने वाला एक तस्कर शौकत अली चढ़ा द्वारका जिला पुलिस के हत्थे। पकड़ा गया आरोपी द्वारका इलाके में हेरोइन सप्लाई करने के धंधे को अंजाम दिया करता था। ऐसे ही एक रोज जब वो हेरोइन की डिलीवरी देने के लिए यहाँ आया तो पुलिस को इसकी भनक लग गई। फौरन पुलिस ने वहाँ जाल बिछाया और इसे अपने शिकंजे में ले लिया। तलाशी लेने पर इसके पास से एक पॉलिथिन में संदिग्ध पदार्थ मिला। फील्ड टेस्टिंग किट द्वारा जांच करने पर इसकी पहचान हेरोइन के रूप में हुई। इस आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर इसके कब्जे से 15 ग्राम हेरोइन भी जब्त कर ली। उत्तरी जिला पुलिस ने ट्रांसजेंडर का भेष बनाकर लोगों से पैसे मांगने के आरोपी दीपक यादव को गिरफ्तार किया है। ये खुद को किन्नर बताकर रेड लाइट पर लोगों से पैसे मांगता था। पैसे न मिलने पर ये उनसे झपटमारी भी कर लिया करता था। हाल ही में ये चांदनी चौक इलाके से एक ई रिक्शा चालक का रुपयों से भरा पर्स लेकर फरार हो रहा था। रिक्शा चालक भी चोर चोर चिल्लाकर इसके पीछे भाग रहा था। नजदीक ही गश्त कर रही कोतवाली पुलिस स्टेशन की टीम शोर सुनकर फौरन एक्शन में आ गई और तेजी से पीछा कर आरोपी को पकड़ने में सफल रही। पूछताछ में इसने पुलिस के सामने अपने कारनामों की सारी कहानी उगल दी। दो कुख्यात बदमाश जोहानसन दास और सिकंदर चढ़े दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस के हत्थे। जोहानसन दास का प्रतिद्वंदी था मधेश उर्फ माधो। इसको ठिकाने लगाने के लिए इसने अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर जानलेवा हमला किया था। इस केस में इसे जेल भी हुई और हाल ही में ये जेल से छूट कर आया था। जेल से आने के बाद ही इसने सागरपुर इलाके में रहने वाले एक व्यापारी को 50,000 की रंगदारी के लिए कॉल करना शुरू कर दिया था, जिसके ना देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायत मिलने पर पुलिस जांच पड़ताल कर इसकी तलाश कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को लोकल इंटेलिजेंस के जरिए इन्फॉर्मेशन मिली कि जोहानसन अपने साथी के साथ नसीरपुर सब्जी मंडी के पास मौजूद है। फौरन पुलिस टीम ने वहां दबिश दी और दोनों को धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 पिस्टल समेत 5 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। तीन साल से फरार चल रहे सलमान त्यागी सद्दाम गौरी गैंग के कुख्यात बदमाश सौरभ भिंडा को स्पेशल सेल ने दबोच लिया है। मकोका केस के तहत ये वांटेड चल रहा था। सौरभ ने गैंग के कई मेंबर्स के साथ मिलकर हमला, अपहरण, जबरन वसूली, डकैती और धमकी जैसे कई जघन्य वारदातों को अंजाम दिया है। इसी वजह से साल 2019 में गैंग के कई मेंबर्स पर हरिनगर थाने में मकोका के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस से बचने के लिए ये लगातार अपने ठिकाने भी बदल रहा था। इसकी धरपकड़ में लगी पुलिस को महत्वपूर्ण सूचना हाथ लगी कि सलमान त्यागी सद्दाम गौरी गैंग का सक्रिय सदस्य सौरभ हरिनगर स्थित न्यू ईरा स्कूल के पास आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। दो वाहन चोर विनोद और शिवा को द्वारका जिला पुलिस ने पहुंचाया जेल। शिवा मायापुरी में खुशी ट्रांसपोर्ट पर काम करता था। वहां इसकी मुलाकात वाहन चोर विनोद से हुई थी। जल्दी पैसा कमाने के लिए वो भी इस धंधे में शामिल हो गया और रात में ऑटो लिफ्टिंग की वारदातों को अंजाम देने लगा। वाहन चोरी करने के बाद वो उन्हें विनोद के माध्यम से बंटी और रिंकू को बेचते थे। हाल ही में इन्होंने द्वारका इलाके में एक गाड़ी को अपना निशाना बनाया था। चोरी की शिकायत मिलने पर पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने मौका वारदात पे लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को स्कैन किया, जिसमें 2 वाहन चोर शिव और विनोद की पहचान कर ली गई। इनकी खोज खबर के लिए पुलिस द्वारा एक्टिव किए गए मुखबिरों के जरिए इनके उत्तम नगर इलाके में होने की सूचना मिली। पुलिस ने वहां जाल बिछाकर इन्हें दबोच लिया। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने 1 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, एक गाड़ी समेत चोरी के 4 दुपहिया वाहन भी बरामद कर लिए हैं।
बिहार के सिवान जिले में हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले को क्राइम ब्रांच ने सुलझा लिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने आरोपी जितेंद्र राम को गिरफ्तार किया है। सिवान जिले के गुत्थानी इलाके में एक सगाई समारोह के दौरान आरोपी ने मामूली कहासुनी के बाद एक व्यक्ति को बुरी तरह से पीटा था। पिटाई से घायल व्यक्ति की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तभी से आरोपी जितेंद्र राम फरार चल रहा था। छिपने के कई ठोर ठिकाने बदलने के बाद ये मुकंदपुर इलाके में पहुंचा था। यहाँ ठहरने के दौरान ये पुलिस की रडार पर आ गया। इसी बीच पुलिस को गुप्तचरों से सूचना मिली कि बिहार में हत्या की वारदात को अंजाम देकर फरार चल रहा आरोपी भलसुआ झील के पास किसी परिचित से मिलने के लिए आने वाला है। फौरन पुलिस ने वहां दबिश दी और इसे धर दबोचा। झपटमारी और वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी फैजल चढ़ा उत्तरी जिला पुलिस के हत्थे। रोको टोको स्कीम के तहत पुलिस स्टेशन सब्जी मंडी की एक टीम नाइट पेट्रोलिंग पर थी। पुल मिठाई के पास पहुंचने पर पुलिस ने देखा कि एक व्यक्ति जो उनकी ओर आ रहा था, पुलिस को देख बड़ी तेजी से स्कूटी वापस मोड़कर भागने लगा। शक के आधार पर पुलिस ने तुरंत उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया। पकड़े जाने पर इसकी पहचान फैजल के रूप में हुई। जब पुलिस ने इससे स्कूटी के कागजात पेश करने को कहा तो वो ये दिखाने में नाकामयाब रहा। जांच पड़ताल करने पर स्कूटी कमला मार्केट इलाके में हुई चोरी की प्राप्त हुई। इस आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। उत्तर पश्चिम जिला पुलिस ने कुख्यात बदमाश जितेंद्र को दबोच लिया है। हाल ही में ये केशवपुरम इलाके में एक महिला का मोबाइल स्नैच कर फरार हो गया था। पीसीआर के जरिए केशवपुरम पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत मिलने पर पुलिस फौरन हरकत में आ गई। पुलिस टीम ने मौकाए वारदात पर पहुंचकर वहां लगे सीसीटीवी खंगाले, जिससे आरोपी की पहचान हो सके। कहीं से कोई सुराग मिल सके, इसके लिए पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र को भी एक्टिव कर दिया। इसी का नतीजा रहा कि पुलिस के हाथ एक संदिग्ध व्यक्ति जितेंद्र चढ़ गया, जिसकी तलाशी लेने पर महिला से छीना गया मोबाइल फोन बरामद हुआ। पुलिस ने इसकी निशानदेही पर झपटमारी में इस्तेमाल स्कूटी भी बरामद कर ली है। क्राइम ब्रांच ने गाजीपुर इलाके में हुई चोरी के मामले को सुलझा लिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने आरोपी प्रदीप को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पकड़ा गया आरोपी बड़े ही शातिराना तरीके से कोरियर कंपनी में जॉब लेता था। अपनी पहचान छिपाने के लिए नकली आधार कार्ड का इस्तेमाल करता था। नौकरी मिल जाने के बाद ये नकली नाम और पते से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का ऑर्डर देकर खुद ही सामान की डिलीवरी प्राप्त करता और सभी वस्तुओं को लेकर वहां से फरार हो जाता था। इसी तरीके से ये गाजीपुर स्थित एक कंपनी से भारी मात्रा में मोबाइल फोन और एक नामी कंपनी की स्मार्ट वॉच लेकर फरार हो गया था। गहन छानबीन और टेक्निकल सर्विलांस के बाद पुलिस को पता लगा कि गायब हुए मोबाइल फोन में से एक फोन उत्तर प्रदेश के आगरा में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने वहां रेड की और प्रदीप को अपने शिकंजे में ले लिया। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने 40 मोबाइल फोन समेत स्मार्ट वॉच भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस अपडेट्स में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की नई अपडेट्स के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।